आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 5 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो सबसे पहला आज हम लोग जो 2024 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 26 नंबर है। इसके पहले हम लोग 25 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे। इंग्लिश में भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन को सभी कोई ध्यान से देखेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में है विद्युत वाहक बल का मान दिया हुआ है और इसका एनोड और कैथोड पे कौन सा, इसमें से कौन सा तत्व एनोड पे होगा, कौन सा कैथोड पे होगा, ये बताना है। तो अगर हम लोग बात करेंगे ये कौन सा था? विद्युत रासायनिक सेल है। ये कौन सा है? विद्युत रासायनिक सेल है। और विद्युत रासायनिक सेल का हम लोग बात करते हैं। विद्युत रासायनिक सेल वर्क कैसे करता है? इसमें दो अर्ध सेल लेते हैं। क्या करते हैं? दो अर्ध सेल लेते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रोड लगा रहता है और यही इलेक्ट्रोड तार के द्वारा जोड़ के इसमें जो इलेक्ट्रोड रहता है दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसमें एक विलयन लेते हैं, तो एक में विलयन लेते हैं ZnSO4 का और एक में विलयन लेते हैं CuSO4 का। दो प्रकार के विलयन यहाँ पर देखने को मिलता है। तब मान लेते हैं कि इसमें विलयन जो है ZnSO4 का है और ये जो विलयन है किसका है? CuSO4 का है। और ये इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसको भी एक नाम कुछ बोलते हैं, नाम अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब विलयन होता है और ये जो इलेक्ट्रोड रहता है, तो जब यहाँ पर ZnSO4 का विलयन लिए है तो जो इलेक्ट्रोड ये बना हुआ है किसका है? ये जिंक का रहता है। और ये CuSO4 का विलयन लिए तो ये जो इलेक्ट्रोड बना रहता है ये कॉपर का रहता है। अब इसमें एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। एक क्या होता है? कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो इसमें अभिक्रिया होता है किस प्रकार के? यहाँ पर देख सकते हैं Zn से ZnSO4 बन रहा है। यहाँ पर ये दर्शाते हैं कि Zn से क्या बन रहा है? ZnSO4। ZnSO4 का मतलब क्या था? पहले ZnSO4 का मतलब होता है Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। Zn2 प्लस SO4 2 माइनस ये टूटता है। इसका मतलब ये है कि Zn से क्या बन रहा है? Zn2 प्लस बन रहा है। तो Zn से Zn2 प्लस कब बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन निकलता है तब। Zn से दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब जाके Zn2 प्लस बनता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का दान करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या आएगा? निगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं CuSO4 से Cu बन रहा है। मतलब यहाँ पर CuSO4 का मतलब क्या है? अगर CuSO4 अगर विलयन में तो ये टूटेगा Cu2 प्लस SO4 माइनस। यहाँ से ये Cu2 प्लस से क्या हो रहा है? Cu2 प्लस से ये दो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना ले रहा है? तो दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये Cu का निर्माण कर ले रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसको हम लोग अवकरण के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग अवकरण के नाम से जानते थे। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है और ये अवकरण अभिक्रिया होता है। और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये ऋणात्मक हो गया और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये धनात्मक यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस ओर जाता है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस ओर आते हुए हम लोग को नजर आता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये निगेटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल वाला को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड के नाम से जानते हैं। और ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कैथोड के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैथोड के नाम से जानते हैं। अब पूछा है कि इसमें से कैथोड कौन होगा? तो कैथोड वाला रॉड कौन है? कॉपर वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल के नाम से भी हम लोग वोल्टी सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। ये रटने वाला क्वेश्चन, इसमें हम लोग खास कुछ नहीं कर सकते हैं। सत्य कि ये याद होना चाहिए। सिद्धांत पूछा हुआ है तो कौन साइंटिस्ट किस पर कार्य किया हुआ है ये थोड़ा बहुत आइडिया सभी को होना चाहिए।
कि कौन सा साइंटिस्ट किसके ऊपर काम किया हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर देखते हैं तो बात किया जा रहा है आयनीकरण। आयनीकरण का सिद्धांत कौन दिया है? तो ये याद रखिएगा कि जो आयनीकरण का सिद्धांत दिया हुआ है, तो आयनीकरण का सिद्धांत कौन दिया है? तो हेर्नियस दिया हुआ है। कौन दिया हुआ है? हेर्नियस दिया हुआ है। तो आयनीकरण का सिद्धांत जो दिया हुआ है ये हेर्नियस दिया हुआ है। ये किसका सिद्धांत दिया हुआ है? आयनीकरण के बारे में बताया। अगर दूसरे को बात करते हैं फैराडे, तो फैराडे का नियम हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। फैराडे का नियम फिजिक्स में पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। ये चुंबकीय क्षेत्र का सिद्धांत भी दिए हुए है और ये केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत कार्य किए हुए हैं। और ये थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में भी कार्य किए हुए हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये कार्य किए। फैराडे का नियम हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। और वेस्टर्लॉड का बात करेंगे। इन्होंने किसके बारे में बताए हैं? तो इन्होंने ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर कार्य किए हैं और कैटलिस्ट के बारे में भी बताया। किसके बारे में चर्चा की है? कैटलिस्ट के बारे में चर्चा की है। और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इन्होंने परमाणु के बारे में बहुत सारे आइडिया, बहुत सारी चीज़ें के बारे में बताया। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है जो अलग अलग चीज़ों के बारे में क्या हम लोग को जानकारी दिए हुए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग बात करेंगे कि किसी पदार्थ के अभिक्रिया का दर, रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया का दर होता है। तो अभिक्रिया का दर जो होता है हम लोग 2-3 तरीक़ा से दिखाते हैं। अगर कोई अभिक्रिया का दर इसमें भी दिखाया जाता है, अगर ए है प्लस बी, ये बी, ए और बी जो अणुओं की संख्या है और ए और बी क्या है? पदार्थ है। ये मिलके सी प्लस डी का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से जो रेट होता है, जो दर होता है अभिक्रिया का, जो दर होता है, तो उसको हम लोग 1/a माइनस साइन के साथ अगर अभिकारक को लेते हैं तो ये जो इसका जो अणु होता है उसको भाग करते हैं उससे, माइनस साइन के साथ लेते हैं dA बटे क्या लिखते हैं? dt लिखते हैं। बराबर मैं इसको या इससे भी दर्शा सकते हैं -1/BA dB बटे dt लिखते हैं। अगर हम अभिकारक को लेते हैं तो माइनस साइन आता है, और उत्पाद को लेते हैं जो प्रोडक्ट बनता है, अगर उसको लेते हैं तो ये प्लस में लिखाते हैं, वो प्लस में लिखाता है 1/c dc बटे dt लिख सकते हैं, या 1/d dt बटे dt लिख सकते हैं। तो ये सब के सब किसको दर्शाता है? तो अभिक्रिया को दर को दर्शाता है। और ये dA या dB क्या है यहाँ पर? तो ये बताता है सांद्रता, ये सांद्रता बताता है, कंसंट्रेशन बताता है कि ये कितना है, कि अमाउंट इसका कितना है। उसी को हम लोग कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसी के सांद्रता को बताता है ये। या अभिक्रिया के दर को, रेट को एक और प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं, दर का बात करते हैं K इंटू A इंटू बी के पावर A इंटू बी से, ऐसे भी हम लोग दर्शाते हैं अभिक्रिया के दर को। ये 2 तरीका होता है। और ये ए और जो बी होता है ये क्या होता है? सक्रिय मात्रा होता है। किसका सक्रिय? मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसके मात्रा को दर्शाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए जब 2 चीज़ों को आपस में मिलाते हैं ना, तो वो पूरी तरह से नहीं मिलता है। कोई पदार्थ मिलता है, कोई पदार्थ नहीं मिलता है। उसमें से जितना 100% पदार्थ होता है, कोई अभिक्रिया कंप्लीट होता है और कोई अभिक्रिया क्या होता है? कंप्लीट नहीं होता है। तो जिसमें कंप्लीट नहीं होगा उसमें जो सक्रिय होगा, जो एक्टिव होगा, वही पदार्थ भाग लेता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो रहा है कौन सा? डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। इसलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आगे चर्चा हो रहा है SN1 अभिक्रिया के। भी ले लेते हैं। ये बहुत ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो SN1 और SN2 अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं SN1 अभिक्रिया।
ये SN1 अभिक्रिया का मतलब क्या है? एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग SN1 अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब ये SN1 अभिक्रिया में होता क्या है? तो मान लेते हैं कोई इसमें क्या होता है, नाभिक एस नहीं होता है। क्या होता है? नाभिक एस नहीं। SN1 अभिक्रिया का मतलब हो गया प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन SN1 का मतलब अभी हम समझा देते हैं, ये आता है 1 किस कारण से आता है उसको हम लोग समझ लेंगे। अब देखिए, नाभिक स्नेही के साथ, ये नाभिक से इसको लगा होता है, नाभिक स्नेही के साथ जब अभिक्रिया होता है किसका, आर एक्सेल के साथ, ये आर का है एल्किल समूह है, एक्स का है तो हाइलाइड समूह है, मतलब इसको हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, जब इसका अभिक्रिया होता है तो इसका अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया में क्या होता है कि पहले ये टूटता है। पहले ये क्या होता है, हमको पता है कि ये पार्शियली प्लस होता है, पार्शियली माइनस होता है। जैसे इसके पास नाभिक एस नहीं आता है ना, तो ये पहले टूटता है कि इसमें आर माइनस और आर प्लस और एक्स माइनस के रूप में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। आर माइनस और एक्स प्लस के रूप में ये टूट जाता है। उसके बाद ये सेकेंड पार्ट में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग नाभिक स्नेही के नाम से जानते हैं। तो ये आर प्लस के साथ ये जुड़ जाता है। क्या होता है, ये दूसरा स्टेप में NU जो होता है आर के साथ जुड़ जाता है, तब जाके यहाँ से जो भी निकलता है तो इस प्रकार से उत्पाद हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये 2 स्टेप में अभिक्रिया इसका हम लोग को देखने को मिलता है। लेकिन अभिक्रिया का दर सिर्फ कोई एक ही स्टेप पर डिपेंड करते, या तो इस पर डिपेंड करेगा या इस पर डिपेंड करेगा। तो जो पहला वाला होता है ना, ये स्लो गति से होता है और ये बहुत फास्ट गति से होता है। तो जो स्लो होता है उसी पर अभिक्रिया का दर डिपेंड करता है। तो अगर रेट का बात करेंगे, दर का बात करेंगे अभिक्रिया का, तो ये पहला पर डिपेंड करता है। और पहला में सिर्फ एक ही क्या है, RX है, मतलब यहाँ पर अभिकारक के रूप में एक ही चीज़ दिख रहा है, यहाँ पर एक ही है। अभिकारक कितना है, एक ही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SN1 बोलते हैं। इनका मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम लोग नाभिक स्नेही कहते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है ये, इसलिए इसका SN1 अभिक्रिया बोलते हैं। और 1 बोलने का रीजन क्या है, तो यहाँ पर जो अभिकारक के रूप में होता है, अभिकारक के रूप में सिर्फ एक ही पदार्थ होता है। और यहाँ पे सबसे पहले एक कार्ब धनायन का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है, तो ये भी ध्यान में रखा जाता है, SN1 में क्या होता है, तो कार्ब धनायन का निर्माण होता है। और कार्ब धनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, कार्ब धनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, तो 3 डिग्री वाला जो कार्ब धनायन होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री का मतलब क्या है, 3 डिग्री का मतलब ये है कि जब जिस कार्बन पे ये कार्ब धनायन बना, जिस कार्बन पे ये कार्ब धनायन बना, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा रहता है तो उसको हम लोग 3 डिग्री हम लोग कहते हैं कार्ब धनायन। और 3 डिग्री कार्ब धनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बोला जाता है किससे, तो ये 2 डिग्री वाले कार्ब धनायन से। ये 2 डिग्री वाले कार्ब धनायन हो गया। और इससे भी कम स्टेबल होता है कौन, 1 डिग्री वाले कार्ब धनायन। इस प्रकार से ध्यान में रखा जाता है कि जो 3 डिग्री कार्ब धनायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है किसमें, SN1 अभिक्रिया में। SN1 अभिक्रिया में किसमें, SN1 अभिक्रिया में। वही चीज़ पूछा हुआ है कि इसमें कौन ज़्यादा अल्किल हैलाइड में जलांश SN1 मतलब वही है कि कार्ब धनायन के रूप में कौन ज़्यादा यहाँ पे स्टेबल देखने को मिलेगा। तो जो क्या होगा, जो इसमें 3 डिग्री होगा वही सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्टेबल देखने को मिलेगा। इसमें 3 डिग्री कौन दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर X है और इस कार्बन से कितना CH3 जुड़ा हुआ है, 3 गो CH3 जुड़ा हुआ है। तो ये कार्ब धनायन का बनेगा, तो यहाँ से निकलेगा, तो ये कार्ब धनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, यही SN2 अभिक्रिया इस प्रकार से नहीं होता है, वो अलग प्रकार से होता है। जहाँ पे आएगा SN2 अभिक्रिया उसके बारे में हम वहाँ पे चर्चा कर देंगे। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनाता है, पूछ रहा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र का बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म जो होता है उसको हम लिखते हैं CH3, इससे कितना, गलत लिख दिए,
इस कार्बन, एक कार्बन से जब 3 Cl जुड़ा रहता है तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। और यही क्लोरोफॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं CHCl3। इसी का अभिक्रिया बोल रहा है जिंक और जल के साथ होता है, तो ये अवकरण करता है, अवकरण करके क्या बनाता है, C2H2 का निर्माण करता है, C2H2 प्लस ZnCl2 बनता है, प्लस में HCl का निर्माण होता है। तो यही उत्पाद के रूप में देखने को मिलता है C2H2। C2H2 का मतलब क्या है, तो दो गो कार्बन है, दो गो हाइड्रोजन है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, CH, यही होता है C2H2। तो इसको देख सकते हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हुआ, तो इसमें से कौन है, C2H2। तो इसको हम लोग एथिलीन के नाम से जानते हैं, एथिलीन, इसको क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं, इसलिए कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड होता है एथेन होता है, फिर एथेन सिंगल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं, और डबल आता है तो एथीन कहते हैं, और ट्रिपल आता है एथाइन कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन भी बोलते हैं, एथाइन भी बोलेंगे। सॉरी कुछ हम गलत बोल दिए क्या, सॉरी इसको हम लोग, अच्छा इसको एथाइन कहते हैं, लेकिन एथाइन ऑप्शन में दिया नहीं, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, एसिटिलीन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एसिटिलीन हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, एसिटिलीन का निर्माण हो रहा है। बस यही चीज़ें ध्यान में रखना है। ये चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या होगा। पहले एथिल ब्रोमाइड होता कैसा है स्ट्रक्चर में, पहले तो ये पता होना चाहिए। एथिल ब्रोमाइड बोला जा रहा है, एथिल ब्रोमाइड कैसे बनेगा, जैसे CH3 CH2 Br, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एथिल ब्रोमाइड कहेंगे। तो एथिल, यहाँ पर एथिल समझ रहा है ना, इसका में Br हो गया, तो एथिल ब्रोमाइड इसको कहेंगे। और जब इसका अभिक्रिया शुष्क मतलब सूखा हुआ सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O के साथ, और ये अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं कौन सा चैप्टर में, ईथर वाला चैप्टर में। कौन सा, ईथर का निर्माण में ये हम लोग अभिक्रिया पढ़े हैं। ईथर का निर्माण में ये अभिक्रिया पढ़े हैं, इसमें सब क्या होता है कि ये इसका कितना अणु यूज होता है, 2 अणु यूज होता है। कितना अणु यूज होता है, तो 2 अणु यूज होता है एथिल ब्रोमाइड का। जब कुछ भी नहीं दिया था तो हम लोग कुछ कितना अणु यूज कर सकते बताए थे। तो ये क्या होगा, CH3 CH2, ये दोनों तरफ से इसका भी बॉन्ड फ्री होगा, 2 अणु जो है ना CH3 CH2, ये दोनों तरफ से जो फ्री होता है, इसके बीच में कौन आकर जुड़ जाता है, तो ऑक्सीजन आकर जुड़ जाता है। इसके बीच में कौन आकर जुड़ जाता है, ऑक्सीजन। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका नाम देखेंगे तो IUPAC नाम नहीं दिया हुआ है, डाई एथिल दिया हुआ है, दोनों तरफ से जो है डाई एथिल ईथर लिखा हुआ है, ये ईथर ही होता है ना, डाई एथिल ईथर बन गया। तो ये क्या बन गया, तो ये डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया, डाई एथिल ईथर का निर्माण हो गया। और 2 गो जो यहाँ पर Ag निकला, तो यहाँ से 2 गो Br निकलेगा, तो एगो Ag एक Br के साथ AgBr बनेगा, इसका 2 अणु बनेगा, इसलिए कि 2 गो Ag है तो 2 गो यहाँ पर Br भी है, तो AgBr जुड़ के 2 AgBr का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग को ये उत्पाद में देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात हो रही ल्यूकास अभिकर्मक, जिसको रिएजेंट भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिएजेंट कहते हैं। बहुत सारे अभिकर्मक का नाम हम लिखवाते भी थे, जिसमें गिरनार्ड अभिकर्मक भी एक क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। गिरनार्ड अभिकर्मक के बारे में भी हम चर्चा किए हुए जब पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, और यहाँ पर पूछा क्या है, ल्यूकास अभिकर्मक के बारे में पूछा है। तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा चीज़ है, याद रखना है। अनाद्य ZnCl2 और सांद्र HCl को ही हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जानते थे। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करते हैं गिरनार्ड अभिकर्मक, तो वो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, RMgBr को हम लोग क्या कहते हैं, गिरनार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। अभिकर्मक डायरेक्ट पूछा जाता है, कौन सा अभिकर्मक ये है, ठीक। अभिकर्मक को ध्यान में
रखना है। तो इसको हम गेनार्ड अभिकर्मक कहते हैं, इसको ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। तो अभिकर्मक जितना जगह बताया गया अभिकर्मक ध्यान में होना चाहिए, कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चर्चा हो रहा है ब्यूटेन टू ऑल का कौन सा ये है, टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है कि टर्शियरी अल्कोहल है, इसका पहचान कैसे होता है? इसके पहचान करने के लिए सबसे पहले आते हैं जो कार्बन है, अगर उस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है, अगर OH समूह जुड़ा हुआ है और ये कार्बन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है और वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जब जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, अगर वो कार्बन किसी दो कार्बन से जुड़ा हुआ रहे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से जब जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, वो कार्बन अगर किसी 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग टर्शियरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टर्शियरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। टर्शियरी अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब आते हैं यहाँ पर दिया हुआ ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन का मतलब कितना कार्बन, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाना पड़ेगा। ब्यूटेन का मतलब है, पहले लिख देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल का मतलब सबसे पहले तो ब्यूटेन है तो 4 कार्बन हुआ, 4 कार्बन यहाँ पर दिखा देंगे, हाइड्रोजन बाद में जोड़ेंगे, 4 कार्बन दिखा दिए। अब यहाँ पे 2 पे कितना, 2 पे ऑल है तो 1 2 मतलब दूसरे कार्बन पे क्या कर देना, OH समूह जोड़ देना है। और इसमें कुछ है तो नहीं, बस जितना हाइड्रोजन का कमी है तो यहाँ पर 3 का कमी है, 3 लगा देंगे। यहाँ पे 1 का कमी है, यहाँ पे 2 का कमी है, यहाँ पर 3 का कमी है। तो ये क्या है, ब्यूटेन टू ऑल है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, यही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, और ये कितने कार्बन से था, एक इधर कार्बन से एक इधर कार्बन से, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग सेकेंडरी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल कहेंगे। बात समझ में आ गया कि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा रहेगा, वो जितने कार्बन से जुड़ा रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी होगा, 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी होगा, 3 से जुड़ा रहेगा तो टर्शियरी होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है। सेम ही क्वेश्चन आ गया, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। अब चेक कर लेना है बस। पहला ऑप्शन देखते हैं अगर, तो पहला ऑप्शन जो यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है इस OH समूह से जुड़ा हुआ है और इस सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये तो प्राइमरी हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 3 कार्बन से, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हम लोग का टर्शियरी कहलाएगा। और यहाँ पर तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी प्राइमरी कहलाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे जिस कार्बन से, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंड प्राइमरी कहलाएगा। यहीं पर एक है जो कि जिस वाले कार्बन से OH समूह जुड़ा है उस कार्बन को देखना है कितने कार्बन जुड़ा है और दूसरे को नहीं देखना है। यहाँ पर ये वाला कार्बन नहीं देखना शुरू कर देना है, ये वाला कार्बन से OH समूह जुड़ा है तो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्राइमरी कहलाएगा। इसमें गलती नहीं करना है कहीं से भी, ठीक।
तो यहाँ पर बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, यही टर्शियरी कहलाएगा। तो इसका भी जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया यूपीएससी नामकरण लिखने के लिए। आईयूपीएसी नामकरण में सबसे पहले कार्बन का सबसे लंबा चेन बनाया जाता है। क्या किया जाता है, कार्बन का सबसे लंबा चेन तैयार किया जाता है। CH3 CH CH3 CH2 OH, इसमें कार्बन का चेन ही सिर्फ लिया जाता है। तो देखो ऐसे अगर लेते हैं तो 3 कार्बन का चेन बनेगा सीधा, ऊपर भी जाते हैं तो 3 ही कार्बन का चेन बनेगा। तो जब दो तरफ से 3 ही कार्बन का चेन बनेगा तो किसी को भी ले सकते हैं। तो यही कार्बन का चेन बन गया। जब कार्बन का चेन बनता है तो हम लोग क्रियात्मक समूह को ढूंढते हैं। बहुत सारे क्रियात्मक समूह, जैसे कि यहाँ पर अल्कोहल है तो ये क्रियात्मक समूह हो गया। और जो ये सब बच जाता है CH3 CLE, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन, जो कि इसको हम लोग पूर्ण लगने की तरह यूज करते हैं। लेकिन ये जो होता है ना, अणु लगने की तरह यूज होता है क्रियात्मक समूह, मतलब इसका नाम सबसे लास्ट में लिखा जाता है जो क्रियात्मक समूह होता है। लेकिन जो ये प्रतिस्थापन समूह होता है इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। और नंबरिंग करने का बात आता है तो जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है, जिधर से क्रियात्मक समूह पास होता है उधर से ही नंबरिंग किया जाता है। नंबरिंग किधर से होगा, एक इधर से होगा, इसलिए क्रियात्मक समूह इस पर एक पे आएगा, 1 2 और यहाँ पर हो गया 3। अब यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता था, प्रतिस्थापन का। कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा ये 2 पर मेथिल है तो 2 पे क्या हो जाएगा मेथिल, 2 मेथिल हो गया। 2 मेथिल होने के बाद अब यहाँ पे जब प्रतिस्थापन का नाम लिख देते तब जाके कार्बन का चैन का नाम लिखते हैं, और तब जाकर लास्ट में क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं। कितना कार्बन का चैन है, तो 3 कार्बन का चैन है। तो जब 3 कार्बन का चैन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रो लिखते हैं, प्रोपेन। क्या लिखते हैं, प्रोपेन। तो क्या लिखाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन। अब प्रोपेन में ऑल ऐड होगा, यहाँ पे एक पर ऑल है ना, इसको हम लोग इसका अनुलग्न नाम क्या होता है, ऑल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ऑल। तो प्रोपेन में ऑल ऐड होगा तो प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। अब देखा जाए जब भी ये क्रियात्मक समूह अगर 1 नंबर पे रहता है, क्रियात्मक समूह अगर 1 नंबर पे रहता है तो उसका पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं हो जाता है, दिखा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर दिखा दिया गया है, प्रोपेनॉल का भी पोजीशन कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे है। इसको दिखा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आईयूपीएसी नाम लिखा जाता है। इसका डिटेल अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या कि इनऑर्गेनिक का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। लाइन बैलेंस सब केमिस्ट्री का वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। किसी को कोई दिक्कत है नामकरण लिखने में तो जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।